गतिविधि 1। आवश्यक सामग्री: स्केल, मेजरिंग टेप, अपनी हथेली को फैलाकर अंगूठे के सिरे से कनिष्ठिका अंगुली यानी छोटी अंगुली के सिरे तक की दूरी को मानक मानकर वीडियो में दिखाए गए अनुसार मेज की लंबाई को मापें। अब आप स्केल से मेज को मापें। अब आप अपनी रीडिंग को अंक तालिका में भरें। इन संख्याओं की आपस में तुलना करें। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यदि चिंटू अपने हैंड स्पेन से मेज को मापता है तो वह मेज की लंबाई को 6 हैंड स्पेन बताता है। यदि मिंटू इसी मेज को अपने हैंड स्पेन से मापता है तो वह 4 हैंड स्पेन बताता है। यदि दोनों स्केल से मेज को मापते हैं तो वह दोनों 75 सेंटीमीटर मेज की लंबाई बताते हैं। क्या आप बता सकते हैं हैंड स्पेन से लंबाई अलग अलग आती है पर स्केल से दोनों को समान माप क्यों मिला? अब आप अपने जूतों को खोलकर सुरक्षित स्थान पर रख दें और पैरों की एड़ी से लेकर अंगूठे तक की दूरी को मानक मानकर कमरे की लंबाई को मापें। अब इसी कमरे की लंबाई को मेजरिंग टेप से मापें। अब आप अपनी रीडिंग को प्रदर्शित की गई अंक तालिका में भरें। इन रीडिंग की आपस में तुलना करें। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यदि चिंटू अपने पैरों से कमरे की लंबाई को मापता है तो वह कमरे की लंबाई को 7 फुट बताता है। यदि मिंटू इसी कमरे की लंबाई को अपने पैरों से मापता है तो वह कमरे की लंबाई को 5 फुट बताता है। यदि दोनों मेजरिंग टेप से कमरे की लंबाई को मापते हैं तो वह 150 सेंटीमीटर कमरे की लंबाई बताते हैं। क्या आप बता सकते हैं जब उन्होंने पैरों से यानी फुट से कमरे की लंबाई को मापा तो वह माप अलग अलग क्यों आया, और जब उन्होंने मेजरिंग टेप से कमरे की लंबाई को मापा तो वह समान क्यों आया? अपने बाँ की कोहनी से लेकर मध्य अंगुली तक की दूरी को मानक मानकर मेज की लंबाई को मापें। अब आप उसी मेज को मेजरिंग टेप से मापें। प्राप्त हुई रीडिंग को अंक तालिका में भरें और इन रीडिंग की आपस में तुलना करें। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यदि चिंटू अपने क्यूबिट से मेज की लंबाई को मापता है तो वह मेज की लंबाई को 4 क्यूबिट बताता है। यदि मिंटू इसी मेज को अपने क्यूबिट से मापता है तो वह मेज की लंबाई 3 क्यूबिट बताता है। यदि दोनों मेजरिंग टेप से मेज की लंबाई को मापते हैं तो वह दोनों मेज की लंबाई 75 सेंटीमीटर बताते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि क्यूबिट से मेज की लंबाई अलग अलग क्यों आ रही है और हमें स्केल से मेज की लंबाई समान क्यों मिल रही है?
अब आप अपनी दोनों बाहों को इस प्रकार फैलाइए कि एक बाह की मध्य अंगुली से दूसरे बाह की मध्य अंगुली तक अधिकतम दूरी हो और इस दूरी को मानक मानकर आप अपने क्लास की लंबाई को मापें। अब मेजरिंग टेप से क्लास की दीवार की लंबाई को मापें। प्राप्त रीडिंग को प्रदर्शित की गई अंक तालिका में भरें और इन रीडिंग की आपस में तुलना करें। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यदि चिंटू अपने फैदम से क्लास की दीवार की लंबाई को मापता है तो वह दीवार की लंबाई 3 फैदम बताता है। यदि मिंटू अपने फैदम से क्लास की दीवार की लंबाई को मापता है तो वह 2.5 फैदम बताता है। यदि दोनों मेजरिंग टेप से दीवार की लंबाई को मापते हैं तो वह दोनों 540 सेंटीमीटर बताते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि फैदम से लंबाई अलग अलग क्यों आ रही है और मेजरिंग टेप से समान माप क्यों मिल रहा है? प्राचीन समय में लंबाई के मापन की विधियाँ। इन गतिविधियों से हमने प्राचीन समय में लंबाई के मापन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न विधियों को जाना। पहली विधि है हैंड स्पैन यानी बालिस्त। एक बालिस्त हथेली के अंगूठे के सिरे से कनिष्ठिका यानी छोटी अंगुली के सिरे तक की लंबाई को कहते हैं। एक बालिस्त लगभग 9 इंच के बराबर होता है और यह आपके हथेली के आकार पर निर्भर करता है। अगली विधि है फुट। यह हमारे पैरों की एड़ी से लेकर अंगूठे तक की लंबाई को कहते हैं। यह प्राचीन समय में 11.1/42 इंच माना जाता था, जो आज के समय में बढ़ाकर मनुष्य के पैरों यानी फुट की औसतन लंबाई 12 इंच कर दी गई है। अगली विधि का नाम है फैदम। जब हम अपनी दोनों बाहों को इस तरह से फैलाते हैं कि एक बाह की मध्य अंगुली से दूसरे बाह की मध्य अंगुली के बीच अधिकतम दूरी हो, तब हम इस दूरी को फैदम कहते हैं। फैदम को लगभग 6 फीट माना जाता है, हालांकि यह अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग हो सकती है। अगली विधि क्यूबिट है। क्यूबिट हमारे एक बाह की कोहनी से लेकर मध्य अंगुली तक की लंबाई होती है। हमने गतिविधि के दौरान पाया कि जब हम अपने शरीर के अंगों का मापन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक निश्चित माप नहीं मिलता। इसमें कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं, जिसका मुख्य कारण है शारीरिक विभिन्नताएं। इन्हीं विभिन्नताओं को दूर करने के लिए और लंबाई के मापन को मानकीकरण करने के लिए स्केल का निर्माण किया गया है। आइए जानते हैं इस गतिविधि से जुड़े हुए कुछ दैनिक जीवन के उदाहरणों के बारे में। हैंड स्पैन का यूज़ हम घोड़ों की ऊंचाई को मापने के लिए करते हैं। फैदम का इस्तेमाल रस्सी या कपड़ों की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। फैदम का उपयोग नाविकों द्वारा पानी की गहराई को मापने के लिए भी किया जाता है। आपने मिस्र के पिरामिड तो अवश्य देखे होंगे। मिस्र के लोग इन पिरामिड को बनाने के लिए क्यूबिट का इस्तेमाल करते थे। ऊंचाई का मापन सेना भर्ती प्रक्रिया में भी किया जाता है। दर्जी स्केल का उपयोग कपड़ों के मापन के लिए करते हैं। हम देखते हैं कि फूल के विक्रेता मंदिर के बाहर फूलों की लंबी पंक्ति को मापने के लिए मोजम इकाई का उपयोग करते हैं। यह मोजम इकाई कोहनी से लेकर मध्य अंगुली की लंबाई होती है, जिसे क्यूबिट भी कहते हैं। दी गई गतिविधियों को स्वयं से करें। आप अपने घर पर उपलब्ध अलग अलग वस्तुओं जैसे दरवाज़ा, खिड़की आदि को हैंड स्पैन स्केल से मापें। जानकारी संग्रहित करें कि लंबाई, क्षेत्रफल, भार, आयतन आदि के माप में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक विधियां कौन सी हैं।
इस गतिविधि से हमने क्या सीखा? प्राचीन काल में शरीर के अंगों का उपयोग लंबाई के मापन के लिए किया जाता था, जैसे हैंड स्पैन, क्यूबिट, फैथम, फुट। हैंड स्पैन, फैथम, क्यूबिट, फुट का माप प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न होता है। स्केल मानकीकृत मापक यंत्र है। लंबाई के माप के मात्रक हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फुट इत्यादि।